आइए तो स्टार्ट करते हैं अपन केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही बेसिक स्टार्ट करेंगे और ये मानते हुए पढ़ाऊंगा कि पहली बार आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, चाहे आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में या ड्रॉपर वाले साल के अंदर। तो बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। जो चैप्टर है वो अपने पास है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग अब देखना, सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? Chemical bond is nothing but the attraction between two or more atoms. Attraction between two or more atoms in a molecule is nothing but chemical bond. तो chemical bond के रिगार्डिंग पहली चीज ये लिख लो सब, chemical bond. Chemical bond, attraction between two or more atoms in a molecule. Simply attraction है। chemical bond क्या है? एक attraction है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो छोटा मोटा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबने NaCl कंपाउंड के बारे में तो सुना होगा। NaCl NaCl को थोड़ा सा देखें तो क्या कुछ ऐसा देख पाएंगे Na++Cl-। सर क्या हम इसको थोड़ा सा और देखें तो ऐसा बोल सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, Na+ बना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो Cl- बन गया। ऐसा करने से हुआ क्या? बताओ, ऐसा करने से हुआ क्या? सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। ऐसा करने से हुआ क्या? उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन मिल गई क्या अपनों को? यस सर। क्या ये वाली बात अपनों को पता लग रही है कि ऐसा करने से हम लोगों ने नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर लिया है? यानी Na+ और Cl- में जो बॉन्ड बना तो क्यों बना? पहला सवाल क्या आता है कि सर शायद अपने आप को नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन में लेने के लिए बॉन्ड बना। बोलो। क्या इतना बात आप समझ पाए हैं? यस और नो? यस सर। यस सर। सभी लोग? यस सर। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 10 इलेक्ट्रॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन कर ली, जैसे नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन को कर लिया है। तो यानी क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर यदि बॉन्ड बन रहा है तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बन रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है? बोलो, क्या ऑक्टेट कंप्लीट करना उसका क्राइटेरिया था? यस सर। चलो, यस सर। आप लोग बोल रहे हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करना उसका क्राइटेरिया था, तो यूं सोचो कि जिनन, मैं जिनन की थोड़ी सी बातें कर लेता हूं यहाँ पर कि XCF2 एक कंपाउंड है, XCF4, XCF6, XCO2F2, XCOF4। यदि ऑक्टेट कंप्लीट करना क्राइटेरिया था तो ये लोग बॉन्ड क्यों बनाए हैं? अरे जिनन का तो ऑक्टेट ही कंप्लीट करना था, जिनन का तो ऑक्टेट ही कंप्लीट था। तो जिनन फ्लोराइड XCF2 कंपाउंड बनाकर ये तो पागल हो गया, ये बड़ा पागल, ये उससे बड़ा पागल, ये महापागल, ये सबसे बड़ा पागल। यदि ऑक्टेट कंप्लीट करना ही खाली क्राइटेरिया था तो ये लोग कंपाउंड क्यों बना रहे हैं? बोलो भाई, जिनन नोबल गैस वाली है ना, ये नोबल गैस अपनों को पता होगा। यस सर। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन। क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन। यदि ये लोग, इनका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट है तो ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? बोलो। तो दोस्तों एक बात आई थी, एक साइंटिस्ट आए थे 1962 में।
1962 में बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट आए थे, नील बार्टलेट। उन्होंने कंपाउंड बनाया, ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई थी PTF6 के साथ, एक कंपाउंड बनाया, दैट इज O2 प्लस PTF6 माइनस। रेड कलर का कंपाउंड था, रेड कलर्ड कंपाउंड। और उन्होंने देखा कि जो डाटा था, आयनाइजेशन एनर्जी का जो डाटा था वो ऑक्सीजन का करीबन था 1175 किलो जूल पर मोल, 1175 किलो जूल पर मोल का, और जिनन का जो डाटा था 1170 किलो जूल पर मोल का डाटा था। उन्होंने बोला कि जब ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है तो जिनन भी बना सकता है। बाकी लोग म्यूट कर ले। जब ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है तो जिनन भी कंपाउंड बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन को आयनाइज होने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए पर मोल, तो जिनन को तो उससे कम चाहिए। तो उन्होंने ही वाज द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने देखा कि नोबल गैसेस भी कंपाउंड बना पाती हैं। उन्होंने कंपाउंड बना दिया HCF प्लस और यहाँ बनाया PTF6 माइनस। PTF6 माइनस अगेन रेड कलर का ही ये कंपाउंड था। तो नील बार्टलेट पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबल गैस कंपाउंड बनाया, फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड। उससे पहले इसको इनर्ट गैस ही बोला जाता था। इनर्ट क्यों नहीं बोला? क्योंकि इन्होंने तो कंपाउंड बना लिया, इसलिए इनको नोबल गैस के नाम से जानते हैं, ना कि इनर्ट गैस के नाम से। तो 1962 में हमें पता लगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करना किसी भी मॉलिक्यूल का क्राइटेरिया नहीं है। ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करना चाह रहा वो, कोई और भी क्राइटेरिया है बॉन्ड बनाने के पीछे। क्या इतनी कहानी, छोटी छोटी बातें पता चली क्या अपनों को? पहले बता दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं केमिकल बॉन्ड को, छोटा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं केमिकल बॉन्ड का। केमिकल बॉन्ड एक है स्ट्रॉन्ग, एक क्लासिफिकेशन है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला और एक है वीक वाला। स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग में क्या क्या क्लासिफिकेशन है देख लीजिए एक बार। इसमें एक तो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में आएंगे, मेटालिक। वीक बॉन्ड में दो आते हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड, इसको पूरा लिख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां पर डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल, आगे लिख लेना यहाँ पर लंदन डिस्पर्जन फोर्स, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। आगे लिखना आयन डाइपोल, and the last one ion induced dipole, ion induced dipole। ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं जब कोई भी एक सिंगल बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है एक बॉन्ड को? एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है? 2। भाई ये तो अपने को पता हो ना, जैसे मान लो कोई भी एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल सही, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड में बहुत सारे अलग अलग बॉन्ड्स हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड, जैसे पाई बॉन्ड, जैसे डेल्टा बॉन्ड, इसको डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड। एक होता है फाई बॉन्ड, फाई है ये। एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक होता है क्वाड्रपल बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स अपन पढ़ेंगे। क्वाड्रुपल बॉन्ड। एक होता है ब्रिज बॉन्ड, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड। एक होता है बैक बॉन्ड। सारे बॉन्ड्स अपनों को पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर्स के अंदर। इन्हीं सभी बॉन्ड्स के पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है। सिग्मा, पाई, डेल्टा, फाई, कोऑर्डिनेट, क्वाड्रपल, ब्रिज बॉन्ड, बैक बॉन्ड। डेल्टा और फाई आप इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्वाड्रपल का भी एक एग्जांपल है, ब्रिज बॉन्ड अच्छा खासा है, बैक बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें मेनली अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर में धीरे धीरे। सिग्मा, हाँ पहला तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड।
pi bond. अब यहाँ पर ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ब्रिज ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे, वीक बॉन्ड कैसे। तो छोटा सा एक डाटा वाइज बात है, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ लिख दूंगा ये बेसिकली क्या है ना, वेंडरवॉल फोर्सेस है। ये क्या है, वेंडरवॉल फोर्सेस, वेंडरवॉल फोर्सेस। वेंडरवॉल फोर्सेस है ये सारी, और यहाँ मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ वेंडरवॉल फोर्सेस, और यहाँ लिख दूंगा केमिकल बॉन्ड, यहाँ लिख दूंगा केमिकल बॉन्ड। जब भी बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है तो उसे बॉन्ड बोलेंगे, और ये 8 किलो जूल पर मोल है। ये डाटा है, सिर्फ डाटा वाइज बात है कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमें 8 किलो जूल पर मोल से कम लग रही है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेसिकली। 8 से 42 वाला भी बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट किसी भी बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड कब बोला जाएगा, जब उसके लिए बॉन्ड एनर्जी का डाटा कितना है, 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है, तो उसको केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, अदरवाइज केमिकल बॉन्ड नहीं बोलेंगे। बट ये तो बस एक डाटा वाली बात है, मतलब कोई पूछेगा नहीं, बट फॉर इंफॉर्मेशन अपनों को पता होना चाहिए। लिखा अपनों ने ये वाला बात? यस सर। सर बोलो। सर ये सर नोट्स मिलेंगे हमें? मैं वही देख रहा था कि आज तो आप नोट्स बना लीजिए, और मैं सर। यदि इसका पीडीएफ बन जाएगा ना क्लास में, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ऐसा है। ओके सर। है ना? ओके सर। फिर तो कल से पता लग जाएगा, हाँ भाई नोट्स बनी जाएंगे, तो मैं पीडीएफ शेयर कर दिया करूंगा, ताकि बस अभी आप आराम से सुनते रहें और फिर बाद में इसको नोट्स में नोट डाउन कर लें। यस सर। ओके, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी? हाँ, मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाएंगे सर? मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ओके सर। आइए स्टार्ट करते हैं अब आगे। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? देखो, ऑक्टेट मतलब कितने का फील आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 कितना? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेन 8 होता है कार्बन का नंबर, बिल्कुल 8। तो ये ऑक्टेट रूल सिर्फ ये कहना चाह रहा था, ऑक्टेट रूल सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि अपने जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कोई रख ले तो क्या हो जाएगा, वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्टेट रूल सिर्फ एक बात बोलता है कि टेंडेंसी टू गेन या टेंडेंसी टू फॉर्म, ये फॉर्म कैसे हो सकते हैं, वाया गेन, लॉस या शेयर। टेंडेंसी टू फॉर्म 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी, ये ऑक्टेट रूल बताता था। आउटर मोस्ट शेल सर आयोनिक से ट्रांसफरिंग भी तो हो सकती है ना? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड। बिल्कुल, वो सब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, अभी अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। आयनिक में ट्रांसफर है, कोवेलेंट में शेयरिंग है, वो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। इस चीज को बताने के लिए लुईस ने अपने अपने स्ट्रक्चर्स दिए। सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हाँ वही। यहाँ पर हुआ क्या था देखना, सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जिक्र करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉन्स which are present in outermost shell used for chemical bond formation। जो केमिकल बॉन्ड बनाने के काम आएंगे वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे, और कोई काम नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि लिथियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या आप मुझे बता पाएंगे? सर 1। ओके, जैसे हाँ सर 1। हाँ बिल्कुल, लिथियम करेक्ट। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अपन छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s1। आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन है।
तो इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह बेरिलियम में कितने होंगे? 0 सर 2। तो 0 नहीं, दो बेरिलियम दो एटॉमिक नंबर कितना? 4। तो मैं ऐसा लिखूंगा 1s2 2s2। तो जो आउटर शेल 2s2 दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं इसको 2 डॉट से दिखा देता हूँ। बोरोन में कितने होंगे? बोरोन में सर 3 सर 3 3। 3 होंगे, सर बिल्कुल। 3 तो 3 डॉट्स लगा 3 देंगे सर बोरोन के बाद। कार्बन होता तो कार्बन में क्या लिखते हैं अपन? 4। सर 4 आराम से लिख लो। देखो जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो आप क्या लिखेंगे? 2,4। तो ये 4 वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा लिख लीजिए। तो 4 डॉट्स लगा दीजिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन में कितने? 5। 5 सर 5 हो गए, तो 5 डॉट लगा लो बाहर, कहीं पे भी लगा लो, कैसी डॉट लगा लो। इसी तरह ऑक्सीजन में कितने लगाऊंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 6 6 लगा लिए। फ्लोरीन में इसी तरह 7 और नियोन में 8। नोबल गैस। अब इस चीज को हम लिख देते हैं कि नाइट्रोजन में नंबर 6 ऑफ डॉट्स रिप्रेजेंट बैलेंस। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां तक की बातें आप लिख लीजिए एक बार। सर YouTube पे वीडियो कब तक आएगी? डाल देंगे, अभी एक साथ डालेंगे, मतलब 2-4 लेक्चर्स की एक साथ। ओके सर। अब एक बात याद रखना, यदि मान लो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन के नीचे जो क्लोरीन है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? सेम होंगे। एक ग्रुप में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पूरे ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ऑक्सीजन के पास 6 है, तो पूरे ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के पास 5 है, तो फास्फोरस के पास भी 5। कार्बन के पास 4 है, तो सिलिकॉन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर ही क्यों? बोलो सर क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप के है ना। सेम ग्रुप के है ना। चाहे आपको नहीं तो आप वो लिख के देख लो, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो कैसे। जैसे मान लो कि मैं फास्फोरस बता देता हूँ। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। तो आप छोटी मोटी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे जो 9 10th में, कि 2 2 8 10 हो गए तो 5। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स। या ऐसे लिख के देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये रहे वैलेंस शेल के 2s2 3p5, ये रहे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी 2p3 होगा ना यहाँ, 3s2 3p3। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ओके सर। 3s2 3p3। तो ये रहे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स टोटल 5। क्लियर है ये वाला बात अपनों को? अब मैं आपको सर हाँ बोलो। सर पीछे सर नाइट्रोजन के सर 5 होंगे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? बिल्कुल, ये देखो 5 ही है। सर 1 मैंने ज्यादा बना दिया आप क्या? 1 2 3 4 यस 5 सर 6। एक अरे एक्स्ट्रा ज्यादा बना बना दिया दिया। एक। ओहो ज्यादा बना दिया एक। 5 ही लगाने हैं, 5। इसमें एक है, बेरिलियम के 2 हैं, बोरोन के 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के 6 हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन के 7, नियोन के 8। दिख गए आप लोगों को सबको डॉट्स? यस सर। ओके। अब मैं आपको सबसे पहले एक यस सर। कन्वेंशनल मेथड बताऊंगा स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने का, ठीक है? और उस मेथड से आप कोई भी कंपाउंड, दुनिया जहान का कोई भी कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, कभी गलती नहीं होगी। पहले वो सिखाऊंगा कन्वेंशनल मेथड, उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड भी है, बट उसका बात हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट आज सिर्फ कन्वेंशनल मेथड को बहुत अच्छे से सीखते जाएंगे, लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का मेथड। पहले एज इट इज ये सारी बातें आप लिखेंगे। पहले N1 क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम्स। प्लस कर देना इलेक्ट्रॉन्स यदि नेगेटिव चार्ज है तो, माइनस कर देना यदि पॉजिटिव चार्ज है तो। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको सिखा दूंगा, टेंशन ना करें, पहले तो बस लिख लेना एक बार। N2 क्या बताएगा, 8 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम H एटम। N3 हमें बताएगा N2 माइनस N1। ये हमें क्या देगा, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी जो बॉन्ड्स में गए होंगे। और N3/2 कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पता चल जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स हैं स्ट्रक्चर में डायरेक्ट। N4 का जिक्र हम करेंगे N1 माइनस N3 से। ये है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और N4/2 कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ लोन पेयर पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर। कितना बात पता लगा, एक बार ये सारी बात लिख लीजिए, मैं इसको आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। सर एक बार 3 और 4 बता दो दोबारा। N3 है N2 माइनस N1 जो बताएगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उनको आधा कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पता लग जाएगा, कितने स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स हैं। N4 क्या होगा, N1 माइनस N3, वो अपने को बताएगा नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उनको आधा कर देंगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर पता लग जाएगा। क्या है ये, धीरे धीरे अभी आपको पता लग जाएगा सारी चीजें। लोन पेयर सर अभी आगे बताओगे आप? बिल्कुल। पहले इतना बात बस एक बार आप लिख लीजिए आराम से। डन। यस सर डन। ओके, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मीथेन का। हम ये N1, N2, N3, N4 सब मीथेन के अंदर निकाल के देखते हैं। मैं यदि मीथेन की बात करूं तो N1 निकालना चाह रहा हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल द एटम्स। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सर 4 लिख दो। प्लस हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 हाइड्रोजन 1 होगा। 1 एक ही इलेक्ट्रॉन है बट टोटल हाइड्रोजन 4 है तो 4 इंटू 1 करके 8 लिख दो क्या टोटल। कंपाउंड पे CH4 पे ना कोई नेगेटिव चार्ज है ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई है ही नहीं चार्ज, तो सब तो 0 0 हो गया। क्या N1 का वैल्यू 8 लिखने में किसी को दिक्कत? सर इफ इन केस इसमें अगर कोई चार्ज होता तो? वो मैं बता दूंगा। मान लो मैंने ऐसा लिख देता CH3 माइनस, तो माइनस होता ना, यदि नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप उसको प्लस कर देते, यदि पॉजिटिव चार्ज होता तो माइनस कर देते। जैसे PCl, मैं ऐसा कुछ भी लिख लो, NH4 प्लस लिख लो, NH4 प्लस प्लस होता तो माइनस कर देते। वो वाले एग्जांपल्स भी लूंगा मैं भी आपके साथ, बट अभी सिर्फ पहले न्यूट्रल के एग्जांपल्स ले रहे हैं हम। N2 में लिखना चाह रहा हूं N2 टोटल नंबर ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा कितना एटम है, खाली एक ही एटम है, तो 8 से मल्टीप्लाई करके लिख दो 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 4। तो क्या मैं इसको 16 लिख दूं N2 को? क्या N2 को मैं 16 लिख सकता हूं? यस सर। अब देखो N3 इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 कितना हो गया 16 माइनस 8 कितना हो गया 8। 8/2 यानी 4, यानी CH4 के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ गए। CH4 के अंदर टोटल 4 बॉन्ड है। मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा बट आप पहले इस चीज को सीखें। अब N4 देखो, N4 क्या लिखेंगे N1 माइनस N3, क्या लिखूंगा N1 कितना 8, N3 कितना 8, 8 माइनस 8 0,
यानी 0/2 यानी 0, यानी कंपाउंड में कोई भी लोन पेयर नहीं है। कंपाउंड विल नॉट हैव एनी लोन पेयर। इसका मतलब क्या अभी पता लग जाएगा। क्या कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत n1 n2 n3 n4? नो सर, क्लियर। नो। अब देखो, अब कार्बन हमारे पास मॉलिक्यूल था CH4। अब देखो यहाँ पर एक चीज और सीखनी है कि सर हमें कैसे पता लगेगा, किसी भी स्ट्रक्चर को जब ड्रॉ करते हैं तो हम एक सेंट्रल एटम सेलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ लिखना रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, ऐसे लिखना सेंट्रल एटम is that atom which has, या खाली which a part least in number, जो कंपाउंड में सबसे कम नंबर में प्रेजेंट है उसको सेंट्रल एटम बोलेंगे, या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, टेंडेंसी टू फॉर्म या कैन फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड्स, वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड्स बना पाए। किसी भी मॉलिक्यूल में अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए एक सेंटर पे एक एटम रखते हैं जिसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। वो क्या हो सकता है, या तो वो कंपाउंड के अंदर सबसे कम नंबर में प्रेजेंट हो, या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, कैन फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड्स। अब एक बात बताओ मुझे, CH4 में सेंट्रल एटम कौन है? CH4 में सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन है सर। सर कार्बन। 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 ठीक है, हमें कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? टोटल बॉन्ड्स कितने बनाने हैं? 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। बना दो 4 बॉन्ड, हर बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन लगा दो, बन गया CH4। सर ये 10th वाला है तो। बोलो क्या CH4 बनाने में? हाँ, ये 10th वाली चीज है बिल्कुल। क्या ये मेथड अपनों को पता लगा? यस सर। अब इसी का अल्टरनेट भी है, मेथड नंबर 2। यहाँ C पॉइंट लिखने के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ना, भी अभी लिखना मत, या पहले चलो लिख लो, पहले यहाँ तक लिख लीजिए एक बार आप।